हेलो जी। ये मैंने आपको एक ये नोट सेंड किए थे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के, सॉरी एनालॉग कह रहा हूँ, वीडीसी के। तो उसमें बेसिक मैंने एक लेक्चर भी बनाया था जिसमें मैंने ऑडियो वीडियो लेक्चर। आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? यस सर यस सर। ठीक है, थैंक यू। तो मैं बस यही पूछ रहा हूँ आपसे कि वो वीडियो आपने देखा है क्या? यस सर, देख लिया था वो। देख लिया। उसमें बेसिक्स हैं जो ट्रांजिस्टर के हमारे, तो वो उसके बेसिक्स के आगे आज हमें करना है, ठीक है ना। जैसे ये हम ट्रांजिस्टर के बारे में तो पढ़ ही चुके हैं। ये हमारे ट्रांजिस्टर दो तरह के होते हैं, जिसमें एक ये हमारे होते हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर, जिसमें एरो बाहर की तरफ होता है, और ये एरो जिसमें अंदर की तरफ होता है, दिस इज पीएनपी ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर की बाइजिंग सबसे इंपॉर्टेंट होती है। जबकि ट्रांजिस्टर प्रॉपरली बायज नहीं होगा तो ट्रांजिस्टर की आपकी, हम उसका एज एम्पलीफायर यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। एक मिनट में ये एक स्टूडेंट का और देख रहा हूँ। स्टूडेंट अभी तक आया नहीं, उन्होंने अभी देख रहा हूँ उसको कौन है। एक मिनट। मैं इसको ये भेज रहा हूँ जरा। चलो, हो गया। तो ये मैंने ट्रांजिस्टर के बारे में आपको बताया था कि ट्रांजिस्टर बेसिकली दो तरह के होते हैं। वन इज एनपीएन ट्रांजिस्टर, द अदर इज पीएनपी ट्रांजिस्टर। इन ट्रांजिस्टर्स को हम अब डिटेल में स्टडी करेंगे आगे, ठीक है। बाइजिंग पढ़ चुके हैं हम, ये पढ़ चुके हैं कि कॉमन एमिटर क्या है, कॉमन बेस, उनका गेन, बिल्कुल यही चीजें थी उसमें भी, सेम, ठीक है ना। यही सेम चीजें थी उसमें जो मैंने वीडियो लेक्चर में सारा आपको एक्सप्लेन किया था कि ये करंट, कॉमन एमिटर करंट गेन क्या होता है, कॉमन बेस करंट गेन क्या होता है, और ठीक है ना। ये बेसिक्स बता चुका हूँ मैं, ये यहाँ तक मैं बता चुका हूँ आपको कि वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं ट्रांजिस्टर की, ठीक है। तो इसके आगे अब हमें यहाँ से स्टार्ट करना है, बाइजिंग ऑफ ट्रांजिस्टर से। आ गया एक और बस है। तो ये अब हमारे सारे स्टूडेंट पूरे हो चुके हैं, अब मैं क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। देखो, सबसे पहली चीज, ये जो हमारे ट्रांजिस्टर है, देखो मैं अभी तक ऑनलाइन क्लासेस इसलिए नहीं ले रहा था बिकॉज आई वाज वेटिंग कि चलो 13 अप्रैल तक देख लेते हैं क्या होता है। तो चलो ठीक है, अब फिर मैं आज आज से फिर अब मैं रोज ही ऑनलाइन क्लास लूंगा, और जितना पॉसिबल हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लेके आपका 8-10 दिन में खत्म करते हैं जो भी है। तो क्योंकि अब लग रहा है कि अब उस तरीके से क्लास नहीं हो पाएगी जैसे हमारे पहले मैं लेता रहा हूँ। तो अब इसी तरीके से आपकी क्लास हो जाएगी, लेकिन आपको कोई किसी भी तरह की प्रॉब्लम आएगी ही नहीं, क्योंकि मैं ठीक उसी तरह से पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है ना। तो ये हमारे पास जैसे ट्रांजिस्टर की बाइजिंग के टेक्निक है। सबसे पहले हमारी फिक्स्ड बाइजिंग, ये फिक्स्ड बाइजिंग होती है। इसमें करना क्या होता है कि पहले आप एक ट्रांजिस्टर ले लो, जैसे आप का ये ट्रांजिस्टर है, ठीक है ना। ये ट्रांजिस्टर में हमारे एरो हमने इधर की तरफ लिया, तो ये कौन सा ट्रांजिस्टर हो गया? एनपीएन। ये एन है, ये पी है, और ये एन। इसमें 3 टर्मिनल होते हैं ट्रांजिस्टर के, दिस इज एमिटर, ये वाला टर्मिनल होता है बेस, और ये वाला टर्मिनल हमारा होता है कलेक्टर। जब भी हमें इसकी फिक्स्ड वाइजिंग करनी है तो हम क्या करेंगे, जो इसका, सॉरी मैंने ये ऊपर वाला जो है ना, ये हमारा होता है कलेक्टर, और नीचे वाला होता है हमारा एमिटर। तो ये जो हमारा एमिटर है, इसको डायरेक्टली ग्राउंड कर दो पहले तो, फर्स्ट थिंग। फिर एक रेजिस्टेंस लो आरसी, ये आरसी का रेजिस्टेंस आप ये कलेक्टर के साथ कनेक्ट करोगे। फिर यहाँ पर एक वोल्टेज सप्लाई दोगे वीसीसी, ठीक है। और एक बेस के साथ एक रेजिस्टेंस आप अटैच करोगे यहाँ पर आरबी, ये वाला। तो अब यहाँ से जो रेजिस्टेंस आपने लगाया आरबी बेस के साथ,
कलेक्टर के साथ एक रेजिस्टेंस लगाया, एमीटर को आपने ग्राउंड कर दिया। तो ऐसा क्यों किया? अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। चलो मान लो ये 20 वोल्ट दे रहा हूँ मैं, ठीक है, मान लो ये VCC की वैल्यू 20 वोल्ट है और एमीटर की वोल्टेज तो ग्राउंड है, तो यानी ये 0 वोल्ट है। हेलो, आपको आवाज आ रही है ना? नहीं कैसे आ रही है? तो आ रही है ना? तो म्यूट ऑन कर देता हूँ। चलो बाद में मैं अनम्यूट कर दूंगा अपना। मेरे यहाँ से भी थोड़ी सी नॉइस आपको आएगी, लेकिन कोई बात नहीं यार, अब मैनेज करना ही पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब ये आपको मान लो मैं अभी 20 वोल्ट दे रहा हूँ, ठीक है, और एमीटर जो है ये हमारा 0 वोल्ट पर है। अब आप खुद सोचो, ये रेजिस्टेंस अगर मैं हाई लगाता हूँ, ये वाला रेजिस्टेंस हाई है, तो काफी वोल्टेज यहाँ ड्रॉप हो जाएगी। जैसे मान लो, सॉरी, मैं ये रेजिस्टेंस लो लगाता हूँ, ये रेजिस्टेंस मैंने लो लगाया, दिस इज ए लो रेजिस्टेंस। तो अगर मैं ये लो रेजिस्टेंस यूज करता हूँ यहाँ पर, तो जैसे मान लो 5 वोल्ट ये ड्रॉप हो गए यहाँ पर, तो 20 में से 5 आप लेस कर दो, कितने बचे? 15। तो 15 वोल्ट यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। और ये मैं हाई लगाता हूँ, ये वाला रेजिस्टेंस मान लो हाई रेजिस्टेंस है, तो ये ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगी इसके ऊपर। जैसे मान लो 10 वोल्ट ड्रॉप हो गए यहाँ पर, तो 20 में से 10 लेस कर दो तो 10 यहाँ बचे, तो 10 वोल्ट यहाँ पहुंचेंगे। अब आपका ये एनपीएन ट्रांजिस्टर था, अब आप कैलकुलेशन से देखो एन को कितनी वोल्टेज मिली? 15 वोल्ट, जबकि ये पी साइड थी, पी को कितनी मिली? 10 वोल्ट। तो हमारी जो बाइजिंग होगी, अब वो बाइजिंग चेक करते हैं। देखो जो हमारी बाइजिंग होती है ना, बाइजिंग हम ऐसे देखते हैं कि अगर पी की वोल्टेज एन से कम है, पी इज लेस देन एन, तो वो होता है रिवर्स बायस, ठीक है। भला एन ज्यादा है ना, एन को हाई वोल्टेज मिल रही है, देखो 15 वोल्ट, पी को कम वोल्टेज मिल रही है, तो ये आपकी हुई रिवर्स बायस जंक्शन। तो दिस जंक्शन इज रिवर्स बायस, तो मैं आर लिख देता हूँ। जबकि ये जो ये वाला जंक्शन है बेस एमीटर, यहाँ पर जो पी है दिस इज एट 10 वोल्ट, और जबकि एमीटर है इज एट 0 वोल्ट। तो पी हाई है और एन लो पर है। जब भी पी की वोल्टेज ज्यादा होती है एन से, तो ये आपका जंक्शन होता है फॉरवर्ड बायस्ड। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एफ। तो इस तरह से ये पूरे सर्किट में रेजिस्टेंसेस की चॉइस मैंने ऐसे की, आरसी को मैंने कम लिया, आरबी को मैंने ज्यादा लिया, और एमीटर को डायरेक्टली ग्राउंड कर दिया। तो उससे मेरा ये जंक्शन फॉरवर्ड हो गया, और जबकि ये वाला जंक्शन मेरा रिवर्स हो गया। तो इसे बोलते हैं कि हमारा जो ट्रांजिस्टर है वो एक्टिव मोड में आ गया। याद रखना, एक्टिव मोड कब होगा? जब एमीटर बेस्ड जंक्शन आपका फॉरवर्ड बायस्ड होगा, और जबकि आपका कलेक्टर बेस्ड जंक्शन क्या होगा? रिवर्स बायस होगा, जो कि हमने यहाँ पर किया है। रेजिस्टेंसेस की चॉइस ऐसे कि इसको लो रखा है, इसको हाई रखा है। ऐसा करने से वोल्टेज की डिवाइडिंग ऐसे हो गई कि हमारा बी जंक्शन फॉरवर्ड बायस पर आ गया और सी बी जंक्शन रिवर्स बायस पर आ गया। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये एक ऐसी बाइजिंग टेक्निक है जिसने हमारे ट्रांजिस्टर को एक्टिव मोड में ला दिया। तो इस बाइजिंग को ये नाम देते हैं जो ये लिखा हुआ है, दिस इज कॉल्ड फिक्स्ड बाइजिंग, ठीक है। तो जितनी भी बाइजिंग सर्किट हम पढ़ेंगे, ये तो एक एग्जांपल है, और भी आएंगे आगे, एक सेल्फ बाइज भी होता है। उनमें हम 3 चीजें निकालेंगे। एक तो उसका हम लोड लाइन निकालेंगे, डीसी लोड लाइन, एक हम निकालेंगे एसी लोड लाइन, और एक हम उसका निकालेंगे स्टेबिलिटी फैक्टर, ठीक है। और उसको निकालने के लिए हम केवीएल का यूज करेंगे। केवीएल मतलब किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो अब केवीएल भी आपको एक बार मैं सिखाता हूँ। अब इस सर्किट को, जो ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये वाला सर्किट जो मैंने ड्रॉ किया हुआ है कॉपी में, सेम है ये सर्किट, बस यहाँ पर ये कैपेसिटर लगा हुआ है C2, और यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा हुआ है C1। ये कैपेसिटर का कोई रोल नहीं है यहाँ पर, बस एक फिल्टर की तरह इनको लगाते हैं हम, कि जो भी एसी सिग्नल यहाँ पर आएगा, ये कैपेसिटर उसको फिल्टर कर देगा, डीसी को आगे नहीं जाने देगा, मतलब एसी को जाने देगा। तो सिमिलरली ये जो आउटपुट कैपेसिटर है, ये भी फिल्टर का काम कर रहा है। जो भी एसी सिग्नल एम्पलीफाई होकर आगे जाएगा, वही आगे जा सकता है, डीसी को रोज आने नहीं देगा आगे। और ये लोड रेजिस्टेंस जो है यहाँ पर, ये हमारा आउटपुट जहाँ पर हमने लेना है। जैसे हम एम्पलीफायर से कोई गाने सुनना चाहते हैं तो स्पीकर है ये, या बल्ब जलाना चाहते हैं तो ये बल्ब है। तो ये लोड रेजिस्टेंस का यहाँ पर यूज सिर्फ ये है कि भाई जहाँ पर आप आउटपुट ले रहे हो अपने एम्पलीफायर का, वो आपका लोड रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। तो ये सर्किट और ये सर्किट सेम है। और जब भी हम
स्टडी करेंगे तो ये हमें C2 C1 दिखाने की जरूरत नहीं है वो, लेकिन एक बार दिखाना होता है, बस एक बार के लिए दिखा दिए यहाँ पर, ठीक है। तो अब मैंने क्या बोला था आपको कि हमें जितने भी बाइजिंग सर्किट है उनमें उनमें हमें डीसी लोड लाइन, एसी लोड लाइन और स्टेबिलिटी फैक्टर ये निकालना है। तो अब वो कैसे निकलेगा वो बताता हूँ, ठीक है। समझ आ गया आपको? समझ आ गया ना? यस सर। ओके। यस सर। देखो मैंने वैसे तो म्यूट ऑल किया है, लेकिन अगर कोई क्वेश्चन पूछना हो तो अपने आप खुद ही अनम्यूट कर देना। मैंने ये लिखा ना अलाउ पार्टिसिपेंट टू अनम्यूट, तो जिसको क्वेश्चन पूछना हो अपने आप अपना अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ लेना, ठीक है। तो ये अब केवीएल लगाना सीखते हैं। यहाँ पर कैसे लगाते हैं वो भी इसी सर्किट से समझाना पड़ेगा। जैसे मान लो ये आपके पास ये लोड रेजिस्टेंस है, सॉरी ये सर्किट है, तो मुझे सब 2 केवीएल लगाने होते हैं। डीसी लोड लाइन निकालने के लिए जो केवीएल लगता है हमेशा वो ऊपर से नीचे की तरफ लगता है, ठीक है। केवीएल आपका हमेशा डीसी लोड लाइन के लिए, मैं फिर बता रहा हूँ केवीएल कैसे लगेगा। बिल्कुल ऊपर से आप स्टार्ट करोगे और नीचे तक जाओगे। जैसे क्या वोल्टेज है यहाँ पर, व्हाट इज द वोल्टेज हियर, तो वो वोल्टेज आप लिख लो वीसीसी, फिर आप आगे बढ़ो नीचे की तरफ यहाँ पर। तो इधर कितना ड्रॉप हुआ बाय ओम्स लॉ, यहाँ पर कितना ड्रॉप हुआ आईसीआरसी, वो लेस कर दो इसमें से माइनस आईसीआरसी, ठीक है। और आगे बढ़ो, यहाँ से यहाँ पहुंचेंगे तो ये वीसी का ड्रॉप हो रहा है यहाँ पर, वो भी लेस कर दो माइनस वीसी। और आप नीचे आए तो ये ग्राउंड है, ग्राउंड की वोल्टेज होती है 0, तो अब लिखो -0, और यहाँ पर आपका केवीएल आप खत्म करना चाहते हो इक्वल टू 0। तो इसमें आप थोड़ा आप इसको इधर ले जाओ आईसीआरसी को, तो आपके पास आ जाएगा वीसीसी माइनस वीसीई इक्वल टू, ये आईसीआरसी उधर चला गया। अब इस आरसी को इसके नीचे ले आओ, तो ये आईसी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी वीसीसी माइनस वीसीई अपॉन आरसी, ठीक है। अब इस आरसी को एक बार इसके नीचे एक बार इसके नीचे लिखेंगे, तो यहाँ लिखता हूँ, तो ये आपके पास आएगा आईसी इज इक्वल टू, एक बार आरसी को वीसी के नीचे ले जाओ, तो उसको मैं पहले लिखता हूँ माइनस वीसी अपॉन आरसी, प्लस इस आरसी को एक बार वीसीसी के नीचे प्लस वीसीसी अपॉन आरसी, तो ये आपकी बन गई डीसी लोड लाइन, डीसी लोड लाइन। अब ये डीसी लोड लाइन है तो ये स्ट्रेट लाइन की एक इक्वेशन से इसको कंपेयर करेंगे। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये y है, ये चीज y है, m ये m है, vc m है, सॉरी vc x है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो y की वैल्यू ic है और x की वैल्यू है vc, और ये c है। हेलो, हाँ वो सर थोड़ी मिल गई सी फोटो, ते मैं उन्हें जरा
तो ये हमारे पास जब भी डीसी लोड लाइन निकालेंगे तो आप याद रखना आपको जो केवीएल लगाना है, सॉरी ये वीसीसी से नीचे यहाँ तक लगाना है, और ये आपको ऐसे इक्वेशंस मिलेंगी, उसमें आपको आईसी फाइंड करना है और आरसी को उधर ले जाके ये चीज जो आपकी बनेगी दिस विल बी डीसी लोड लाइन इक्वेशन, जिसको हम इससे कंपेयर करेंगे y इज इक्वल टू mx प्लस सी। तो m मतलब ये -1/rc ये हमारा m है, स्लोप ऑफ लाइन -1/rc, और ये c है, ये जो इधर लिखा हुआ है। तो मैं ये अब स्क्रीन के ऊपर आपको समझाऊंगा आगे क्या करना। तो पहले मैंने ये सर्किट बनाया वीसीसी, जिसमें यहाँ पर लिया एक आरसी, इसको ग्राउंड कर दिया। यहाँ पर ये आपका है एन पी, ये एन, और यहाँ मैंने कनेक्ट किया आरबी। इतना ही बनाना होता है बस, वो C1 C2 बनाने की जरूरत नहीं। यहाँ जाने वाला करंट आप आई बी लिख लो, यहाँ से आने वाला करंट आप IC लिख लो, और जो वोल्टेज यहाँ पर है वो हो गई VC, ठीक है। और ये जो वोल्टेज है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसको बोलते हैं VBE, बेस एमिटर वोल्टेज। सबसे पहली चीज हमें क्या निकालनी थी, डीसी लोड लाइन। डीसी लोड लाइन निकालने के लिए मैंने क्या बोला कि केवीएल आपको ऐसे लगाना है ऊपर से नीचे तक। तो आपने लिखा VCC माइनस ICRC माइनस VC इक्वल टू 0। यहाँ से ICRC की एक वैल्यू आ गई -VC प्लस VCC। फिर उसके बाद IC निकाला आपने -VCE डिवाइडेड बाय RC प्लस VCC बाय RC। फिर इसको आपने इससे कंपेयर किया y इक्वल टू mx प्लस सी, तो y एक्सिस पर आपका हो गया IC, और C ये C है, दिस इज C, ये y है, ये x है, VCC बाय RC, और m हो गया आपका -1/RC। अब आपको डीसी लोड लाइन ड्रॉ करनी है। डीसी लोड लाइन ड्रॉ करने के लिए हम ये मैं 2 लाइंस पहले ड्रॉ करता हूँ। इसमें ये वाले एक्सिस पर मैं ले रहा हूँ VCE यानी आउटपुट वोल्टेज, यहाँ पर मैं ले रहा हूँ ICE यानी आउटपुट करंट। जो इसकी VI कैरेक्टरिस्टिक होती है, जो मैंने आपको वीडियो लेक्चर में समझाई थी, वो इस तरह से होती है, जिसमें IB को कांस्टेंट रखकर बनाया जाता है ये ग्राफ। तो सबसे पहले VI कैरेक्टरिस्टिक बना लो। अब ये जो डीसी लोड लाइन है इसका नेगेटिव स्लोप है, तो ये एक लाइन बनेगी नीचे की तरफ आती हुई, लाइन बनेगी ऐसे, इस टाइप से एक लाइन बनेगी। तो इसे हम डीसी लोड लाइन कहते हैं। अब जहां पर ये डीसी लोड लाइन कट करती है, यहाँ पर कट करती है एक y एक्सिस को, और यहाँ पर कट करती है x एक्सिस को, ये हमारे y इंटरसेप्ट है और ये हमारा x इंटरसेप्ट है। मैसेज आया तो y इंटरसेप्ट तो ये हमने लिखा है, यहाँ लिख दो, चलो VCC बाय RC।
और एक्स इंटरसेप्ट जो है वो आप याद रखना, जब मैं यहाँ एक्स इंटरसेप्ट निकालूंगा तो मुझे ये आईसी को 0 रखना है, तो उससे वीसी और वीसीसी बराबर आएंगे। सो दिस विल बी, ये ऑलवेज आप याद रखो, हमेशा ये वीसीसी होता है। और जहाँ पर ये दोनों कट करेंगे इसे हम बोलते हैं ऑपरेटिंग पॉइंट या क्यू पॉइंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, जहाँ पर आपका जो ट्रांजिस्टर जो उस टाइम वर्क करते हुए आपको आउटपुट वोल्टेज दे रहा है वीसी, और जो आउटपुट करंट आपको यहाँ से मिल रहा है आईसी, वो ये मिल रहा है जहाँ पर ये दोनों कर्व कट करते हैं। तो यहाँ मैं लिखता हूँ आई सी क्यू और यहाँ पर मैं लिखता हूँ वी सी क्यू। ये जो पूरी डेरिवेशन है ये ग्राफिकल मेथड है, मतलब इससे हम क्यू पॉइंट को हम बस दिखा रहे हैं थ्योरेटिकली कि भाई ये क्यू पॉइंट, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में जब न्यूमेरिकल आएगा और उसमें आपसे क्यू पॉइंट पूछेंगे तो उसके लिए फिर हमें केवीएल की इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ेगा आपस में, और फिर हम बताएंगे कि हमारे ट्रांजिस्टर का क्यू पॉइंट क्या है। क्यू पॉइंट की वैल्यू के बेसिस पर आप ये बता सकते हो कि आपका ट्रांजिस्टर कौन से मोड में काम कर रहा है, ठीक है। वो नेक्स्ट बताता हूँ आपको। तो सबसे पहली चीज़ आपको ये डीसी लोड लाइन समझ आ गई। अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, एसी लोड लाइन उसी सर्किट में। जितने भी हम सर्किट पढ़ेंगे उन सब में एसी लोड लाइन के लिए आप क्या करोगे, डीसी लोड लाइन से ही एसी लोड लाइन निकलेगी, तो हम ये लिखेंगे इन द इक्वेशन ऑफ डीसी लोड लाइन। ज़्यादा इसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। इन द इक्वेशन ऑफ डीसी लोड लाइन, बस जो ये बता रहा हूँ ये आप याद रखो। इन द इक्वेशन ऑफ डीसी लोड लाइन रिप्लेस आरसी बाय आरसी डैश। आरसी को आरसी डैश से रिप्लेस कर दो, और आरसी डैश आप हमेशा क्या लोगे, आरसी पैरेलल आरएल, मतलब आरसी इंटू आरएल डिवाइडेड बाय आरसी प्लस आरएल। तो जो हमारी डीसी लोड लाइन की इक्वेशन थी उसमें वो ये थी, माइनस वी सी ई बाय आर सी प्लस वी सी सी बाय आर सी। बस आपको आर सी की जगह आर सी डैश लिखना दोनों जगह, और ये आर सी डैश की वैल्यू पुट करके दिखाने की जरूरत नहीं है, बस ये लिख के छोड़ दो। दिस इज द इक्वेशन ऑफ एसी लोड लाइन। थोड़ा सा ये बता देता हूँ आपको मीनिंग इसका कि एसी लोड लाइन क्या होता है। एसी लोड लाइन, एसी सिग्नल जो हमें मिलेगा आउटपुट में वो लोड रेजिस्टेंस पर मिलेगा, तो उसको पिक्चर में इंक्लूड करना जरूरी है। तो दैट इज व्हाई आरसी और आरएल का पैरेलल कॉम्बिनेशन करके उसे आरसी डैश बनाया जाता है। बस दोनों होती है ये चीज़ें, बस उसमें ये है कि डीसी लोड लाइन में और एसी लोड लाइन में आरएल को उसमें इंक्लूड करना होता है, क्योंकि एसी का जो आउटपुट है वो हमें लोड रेजिस्टेंस पर मिलेगा। इसके बाद अब आ जाते हैं स्टेबिलिटी फैक्टर, जो तीसरा पॉइंट मैंने आपको बताया था, थर्मल स्टेबिलिटी फैक्टर। थर्मल स्टेबिलिटी फैक्टर को SICO कहा जाता है, एस के नीचे ICO। क्या मतलब होता है इसका? थर्मल स्टेबिलिटी फैक्टर से हमारा मतलब होता है, एक मिनट,
तो ये दूसरा मैं स्टार्ट कर रहा हूँ टॉपिक, थर्मल स्टेबिलिटी फैक्टर। थर्मल स्टेबिलिटी फैक्टर थर्मल स्टेबिलिटी फैक्टर जो है वो उन सर्किट्स के लिए होता है, याद रखना, जिन सर्किट्स मतलब ये जो हमारे ये ट्रांजिस्टर के सर्किट्स है ना, इन इस टाइप के सर्किट्स के लिए थर्मल स्टेबिलिटी फैक्टर स्टडी किया जाता है। वो ये रिप्रेजेंट करता है कि आपका जो ट्रांजिस्टर है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, उसका जो क्यू फैक्टर है, मतलब जो उसका जो ये क्यू पॉइंट है जो हमने पढ़ा, आउटपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज जो आपको मिल रही है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। टेम्परेचर बढ़ाने से, टेम्परेचर को चेंज करने से इसकी जो क्यू पॉइंट है वो ड्रिफ्ट करता है, यानी क्यू पॉइंट चेंज होता है। क्योंकि देखो सेमीकंडक्टर है ये, तो ट्रांजिस्टर सेमीकंडक्टर का बना हुआ है। अगर आप हीट करोगे, ट्रांजिस्टर का टेम्परेचर बढ़ाओगे, तो ट्रांजिस्टर से मिलने वाला जो कलेक्टर करंट होता है, ये मैंने वीडियो लेक्चर में बताया था आपको, उसका ये फॉर्मूला होता है आई सी इज इक्वल टू बीटा आई बी प्लस 1 प्लस बीटा आई सी बी ओ। ये एक फॉर्मूला बताया था, इसमें आई सी बी ओ को भी आप आई सी ओ कर दो, आई सी ओ। ठीक है, आई सी बी ओ को भी मैं आई सी ओ कर देता हूँ। तो ये जो आई सी ओ होता है ना, इसे हम रिवर्स सैचुरेशन करंट कहते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ करंट, और इसकी वैल्यू हाईली टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। टेम्परेचर को अगर आप चेंज करोगे तो ये रिवर्स सैचुरेशन करंट भी आपका चेंज होगा, आईसीओ। ठीक है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है ये। तो इसका क्या इफेक्ट है हमारे कलेक्टर करंट पे? देखो आईसीओ चेंज होगा तो आईसी चेंज होगा, तो इसकी जो अगर मैं रेशियो ले लूँ, चेंज इन द वैल्यू ऑफ आईसी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन द वैल्यू ऑफ आईसीओ, इस रेशियो को हम बोलते हैं थर्मल स्टेबिलिटी फैक्टर, DIC बाय DICO। ये जैसे मैं सपोज डिफरेंशिएशन करता हूँ दोनों तरफ इस इक्वेशन को, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू आईसी, तो आईसी की डिफरेंशिएशन आईसी के रिस्पेक्ट में 1 हो गई, बीटा एज ए कांस्टेंट आप छोड़ दो, आईबी की डिफरेंशिएशन हो गई DIB बाय DIC प्लस 1 प्लस बीटा DICO बाय DIC। इसको उधर ले जाओ, 1 माइनस बीटा DIB बाय DIC, इसको उधर रखो, इज इक्वल टू 1 प्लस बीटा DICO बाय DIC। ये 1 प्लस बीटा इसके नीचे भेज दो, तो DICO बाय DIC की एक वैल्यू होगी 1 माइनस बीटा DIB बाय DIC अपॉन में 1 प्लस बीटा। इसका रेसिप्रोकल कर लेते हैं, DIC बाय DICO इक्वल टू 1 प्लस बीटा अपॉन 1 minus beta DIB by DIC. So this ratio is SICO। इसे हम थर्मल स्टेबिलिटी फैक्टर कहते हैं। ये हमारा थर्मल स्टेबिलिटी फैक्टर है SICO। तो ये आप याद रखें, थर्मल स्टेबिलिटी फैक्टर SICO। तो अब इसको याद रखो, 1 प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस बीटा DIB बाई DIC। तो जब भी आपको थर्मल स्टेबिलिटी फैक्टर निकालना है तो आप हमेशा क्या करोगे, पहले DIB बाई DIC निकालोगे, उसकी वैल्यू यहाँ पुट करके फिर आपको ये SICO मिलेगा। ठीक है, तो अब मैं
उसी सर्किट के ऊपर वापस आ जाता हूँ और फिर उस सर्किट के लिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे थर्मल स्टेबिलिटी फैक्टर हम निकालेंगे। जैसे पहले हमारे पास है यहाँ पर VCC, ये है RC और ये है ग्राउंड। यहाँ पर हमारे पास है RB, इसमें जाने वाला करंट है IB और यहाँ से जाने वाला करंट है IC। जो वोल्टेज यहाँ पर ड्रॉप होगी दैट इज VCE, जो वोल्टेज यहाँ पर ड्रॉप होगी दैट इज VBE। जब भी थर्मल स्टेबिलिटी फैक्टर निकालना है तो KVL के लिए हम ये वाला पाथ चूज करेंगे, ये वाला। हम VCC से बेस की तरफ होते हुए यहाँ से होकर सीधा ग्राउंड पे आएंगे। तो यहाँ से चलना स्टार्ट करो आप इधर से, तो आपके पास आएगा VCC माइनस, इधर से आगे बढ़ो, यहाँ ड्रॉप होने वाली वोल्टेज माइनस IB RB, और आ गया यहाँ ड्रॉप होने वाली वोल्टेज, उसे लेस कर दो VB, और यहाँ ग्राउंड पर पहुँच गया इक्वल टू। इसे दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू IC डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू IC बोथ साइड्स। VCC कांस्टेंट है, कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0 हो गई। IB की डिफरेंशिएशन आपके पास हो गई DIB/DIC, और ये VB कांस्टेंट है, कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0। तो यहाँ से आपके पास DIB/DIC की वैल्यू आपके पास आ गई 0। अब उसी फॉर्मूले पर आ जाओ, जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था थर्मल स्टेबिलिटी फैक्टर का, तो ये था SICO is equal to 1 plus beta upon 1 minus beta DIB/DIC। ये आपके पास आ गया 1 plus beta upon 1 minus, ये वैल्यू 0। तो SICO की वैल्यू आपके पास आ गई जी। तो डाउट है क्या? अरे VC क्यों नहीं लिया इक्वेशन में? VCE क्यों नहीं लिया? हाँ ये VCE। देखो मैंने जो KVL लगा रहा हूँ ना, मैं इस रास्ते से जा रहा हूँ। जब भी थर्मल स्टेबिलिटी फैक्टर लगाना है तो आपका जो पाथ होगा ना वो ये वाला होगा, यहाँ से जाना आपने, इधर से होके इधर तक जाना। तो ये ठीक है इक्वेशन आएगी आपके पास, ठीक है। इसमें VCC तो आ रहा है, लेकिन VC इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि जब देखो DC लोड लाइन निकालेंगे तो ऐसे जाएंगे ऊपर से नीचे। ठीक। थर्मल स्टेबिलिटी फैक्टर फाइंड करना है तो आप ऐसे जाओगे, यहाँ से होके इधर से होके इधर नीचे ऐसे। अब ये DIB/DIC की वैल्यू यहाँ मैंने 0 पुट की, तो ये मेरे पास आ गया 1 plus बीटा। ठीक है ना? तो मेरे कहने का ये मतलब है कि ये जो थर्मल स्टेबिलिटी फैक्टर आया ये बहुत हाई आया, इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा आ गई। जब भी किसी थर्मल स्टेबिलिटी, देखो बीटा तो वैसे ही 100 से ज़्यादा होता है, थर्मल स्टेबिलिटी फैक्टर अगर आपका हाई आएगा तो आप याद रखना कि वो आपकी स्टेबिलिटी उतनी ही पुअर मानी जाएगी। तो इस सर्किट की स्टेबिलिटी पुअर होती है। अब मैं आपको क्यू पॉइंट निकालना सिखाता हूँ। क्यू पॉइंट निकालने के लिए इसी सर्किट का यूज करेंगे। क्यू पॉइंट निकालने के लिए देखो आपको एक तो KVL इक्वेशन लिखनी है, ये वाली ऊपर से नीचे तक, जो DC लोड लाइन में लिखी थी। क्या थी वो? VCC माइनस ICRC माइनस VCE
इक्वल टू 0। दूसरी केवीएल इक्वेशन आपको ये वाली लिखनी है, बेस साइड वाली। तो आपके पास आएगा VCC माइनस IVRB माइनस VBE इक्वल टू 0। बस इसमें VB 0.7 वोल्ट लेना होता है। ये तीसरा फैक्टर हमारा चल रहा है 2 पॉइंट्स, तो चौथा हो गया। This is 4.2 पॉइंट। Q पॉइंट जब भी निकालेंगे इन दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। इसमें हमें रेजिस्टेंसेस दिए होंगे और दोनों को आपस में सॉल्व करके हमें एक तो VCE की वैल्यू निकालनी है सॉल्व करके, और एक IC निकालना है। इन दोनों की वैल्यू को हम Q पॉइंट कहते हैं। ये जो दो वैल्यूज आएंगी इसे हम Q पॉइंट कहते हैं। Q पॉइंट निकाल के हम मॉड बता सकते हैं अपने ट्रांजिस्टर का, तो वो बताता हूँ। Q पॉइंट से हम मोड कैसे बताते हैं ट्रांजिस्टर का, देखो इसमें ये तीन केस होते हैं, याद रखना। अगर VCE और IC दोनों पॉजिटिव आ जाए, मतलब VCE भी पॉजिटिव आ जाए और IC भी, ये किसी न्यूमेरिकल के लिए बता रहा हूँ मैं। न्यूमेरिकल में आपने KVL लगाया और आपने Q पॉइंट निकाला, VCE की वैल्यू पॉजिटिव आ गई, IC भी पॉजिटिव आ गई, तो समझ लेना जो आपका ट्रांजिस्टर है वो एक्टिव मोड में माना जाएगा। अगर आपने VCE निकाला, VC आपका 0 आ गया, 0 आ गया या नेगेटिव आ गया, जबकि IC पॉजिटिव आ रहा है, तो ये सैचुरेशन मोड बनेगा। तो ट्रांजिस्टर आपका सैचुरेशन मोड में माना जाएगा। तीसरा केस, अगर आपने VCE निकाला, VC आपका पॉजिटिव आ गया लेकिन IC आपका 0 या नेगेटिव आ जाता है, तो उस केस में आपके जो ट्रांजिस्टर का मोड है वो कट ऑफ मोड माना जाएगा। ठीक है। और अगर VC भी नेगेटिव है या 0 है और IC भी नेगेटिव है या 0 है या दोनों ही नेगेटिव है, तो उस केस में भी ये कट ऑफ मोड ही होगा। तो जब भी हमें कोई न्यूमेरिकल आएगा तो हमसे कई बार ये पूछते हैं कि ऑल्सो टेल द मोड ऑफ ट्रांजिस्टर। तो आपने जब इसको सॉल्व करनी है इक्वेशंस, उससे VC IC ये सब फाइंड करने हैं, तो उसके बेसिस पर आप बता सकते हो ट्रांजिस्टर का मोड क्या होगा। दोनों पॉजिटिव आए, एक्टिव मोड। VC 0 नेगेटिव आ जाए लेकिन IC पॉजिटिव है, सैचुरेशन मोड। VC पॉजिटिव आ रहा है, IC 0 नेगेटिव आ रहा है, कट ऑफ मोड। और दोनों नेगेटिव आ रहे हैं तो कट ऑफ। अब ये न्यूमेरिकल कैसे करना है ये भी बता ही देता हूँ। चलो मान लो ये आपको 20 वोल्ट दिया हुआ है, ये रेजिस्टेंस RC जो है ये मैंने आपको दे दिया 1 किलो ओम, और इसके साथ यहाँ पर ये RB लगा हुआ है, ये चलो मैंने दे दिया आपको 200 किलो ओम। इसको हमने ग्राउंड कर दिया। इस ट्रांजिस्टर का बीटा आपको गिवन है मान लो 50। अब हमसे पूछा है कि इस ट्रांजिस्टर का, जी बोलो, एक मिनट, जी बोलो, हेलो, कट ऑफ क्या कह रहे हैं, बोलो बोलो, आवाज नहीं। चैटिंग में लिख दो आप अपना क्वेश्चन, जो ये चैट वाली ऑप्शन है यहाँ लिख दो। सर डाउट म्यूट हो गया, VC क्यों क्यों नहीं लिया, ये तो बता दिया इसका आंसर मैंने।
और क्या है, कट ऑफ मोड के दो तरीके होते हैं। हाँ, कट ऑफ मोड के दो हैं। कट ऑफ मोड के दो तरीके होंगे, मतलब दो तरीके नहीं है, मतलब दो कंडीशंस हैं। दोनों ही नेगेटिव आ जाए तो भी कट ऑफ मोड है, और आईसी आपका नेगेटिव आ जाए या जीरो आ जाए वो भी कट ऑफ मोड है। ठीक है। ओके, ठीक है, ठीक। हेलो जी। सर, जो हमारी इनपुट वोल्टेज थी वो तो हम टॉप से दे रहे हैं, बट जब हमने सबसे बेसिक सर्किट देखा था स्टार्टिंग में जिसमें कैपेसिटर्स लगे हुए थे, हाँ, उनके आजू बाजू में भी वो लगा हुआ था वोल्टेज का सोर्स, वी इन और वी आउट। वी आउट तो आपने कहा था कि आउटपुट वोल्टेज वो एसी को ही जाने देगा और डीसी को रोक देगा, पर मैं इनपुट। बताता हूँ, मैं बताता हूँ। देखो इसमें क्या है कि आप श्री, आपने एक क्वेश्चन किसने पूछा? सर मैंने ही पूछा। शिवांश। सर नहीं, श्री। श्री ने, ठीक है। देखो यार, इसमें ऐसा है कि ये जो आप समझ रहे हो ना, ये जो मैं वीसीसी दे रहा हूँ, ये कोई इनपुट वोल्टेज नहीं है, ये बाइजिंग वोल्टेज है। मतलब जैसे मैं ये 20 वोल्ट दे रहा हूँ, तो ये कोई ऐसा नहीं है कि मुझे इसे एम्पलीफाई करना है। मतलब ये मैंने इसलिए दिया सिर्फ इस ट्रांजिस्टर की बाइजिंग के लिए। बाइजिंग को आप ऐसे समझो कि जैसे मान लो आपको एक गाड़ी, मतलब आपको गुड़गांव जाना है, दिल्ली से गुड़गांव गाड़ी में। तो अब आप हम्म। गाड़ी में बैठने के लिए पहले गाड़ी को स्टार्ट करोगे, गाड़ी का इंजन हम्म। स्टार्ट होगा। उसके हम्म। बाद फिर हम पैडल के ऊपर अपना मतलब पैर रखेंगे, रेस बढ़ेगी, गियर डालेंगे। तो हाँ। ये जो गाड़ी का स्टार्ट होना है ना, इससे आप समझो कि ये ट्रांजिस्टर की बाइजिंग है। ये जो हम 20 वोल्ट दे रहे हैं, मतलब ये गाड़ी स्टार्ट हो गई, इससे ये ट्रांजिस्टर स्टार्ट हो गया। अब आपने जब गियर डालना है या रेस देनी है, उसे हम बोलते हैं इनपुट सिग्नल। वो यहाँ से आएगा, अभी हमने वो दिया नहीं है, ठीक है। तो जब हम यहाँ से कुछ इनपुट देंगे तो बेसिकली यहाँ से आउटपुट तभी निकलेगा। अभी सिर्फ ये 20 वोल्ट आप समझ लो, ये गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए, मतलब कि इसको एक्टिव मोड में लाने के लिए ये बाइजिंग वोल्टेज दी है, जिससे कि एक्टिव अच्छा। मोड में आ जाए, यानी ट्रांजिस्टर स्टार्ट हो जाए। और एक्टिव हम्म। मोड में रहेगा तभी तो बाइजिंग करेगा, यानी कि सॉरी एम्पलीफिकेशन तभी तो करेगा। वो जो हम्म। मैंने C1 C2 लगाए थे, वो इनपुट सिग्नल्स हैं। जो इनपुट सिग्नल मैं से यहाँ से दूंगा, हम्म। ठीक है, यहाँ से मुझे आउटपुट सिग्नल मिलेगा, वो बात की बात है। लेकिन अगर बाइज, ये चैप्टर है पूरा बाइजिंग के ऊपर, मतलब अगर हम ट्रांजिस्टर की बाइजिंग ही प्रॉपर वे में नहीं रखेंगे, ट्रांजिस्टर एक्टिव मोड में ही नहीं होगा, तो वो एम्पलीफिकेशन कैसे करेगा ये। अच्छा। मतलब यहाँ पर इस चीज को अभी हम स्टडी करेंगे ही नहीं। मतलब ये जो C1 C2 है, ये सिर्फ दिखाने के लिए थे यहाँ पर, ये बाद की बात है। यहाँ इनपुट सिग्नल देंगे, यहाँ से आउटपुट आएगा, वो बाद की बात है। जब तक ट्रांजिस्टर बायस ही नहीं होगा तो क्या एम्पलीफिकेशन करेगा। ठीक है सर। तो ये पूरा चैप्टर जो है ना, ये सारा इसीलिए बाइजिंग पर बेस्ड है, कि इसमें बाइजिंग के टेक्निक बताए गए हैं कि ट्रांजिस्टर प्रॉपरली पहले बायस हो जाए, उसके बाद ही वो एम्पलीफायर की तरह काम कर सकता है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये क्वेश्चन कैसे करना है। इसमें आपसे क्या पूछा हुआ है, इसमें एक ये वोल्टेज है, 20 वोल्ट दी हुई है, और यहाँ से मैं इसको एज ए मतलब मुझे ये आउटपुट निकालना है, क्यू पॉइंट निकालना है इसको। एक तो क्यू पॉइंट निकालना है इसको, और उसके बेसिस पर ये बताना है कि ट्रांजिस्टर का मोड क्या होगा, व्हाट इज द मोड ऑफ ऑपरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर। ठीक है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम? सबसे पहले केवीएल आप ऊपर से नीचे लगाओ, जैसे यहाँ से चलना स्टार्ट करो, तो आप देखो 20 माइनस, इधर जाने वाला करंट आप लेट कर लो IC, इसमें जाने वाला करंट आप लेट कर लो IB। 20 - 1 × IC माइनस यहाँ पर जो ड्रॉप होने वाली वोल्टेज है, ये आप लेट कर लो VCE, और ये वाली वोल्टेज VBE। और क्वेश्चन में गिवन है कि ये सिलिकॉन का ट्रांजिस्टर है। तो केवीएल ऐसे लगाएंगे, यहाँ से चलना स्टार्ट करो, 20 - 1 × IC माइनस VCE, और यहाँ ग्राउंड है, इक्वल टू 0। तो
हाँ, तो ये मैं आपको बता रहा था कि इसमें अब आप इसको वन मान लो इस इक्वेशन में, ठीक है। इसी तरह से अब एक केवीएल मैं इस रास्ते से अप्लाई करता हूँ, यहाँ से होते हुए इधर जाएंगे नीचे, तो ये मेरे पास आएगी इक्वेशन 20 माइनस 200 आई बी, 20 माइनस 200 आई बी माइनस वी बी इक्वल टू 0। 200 आई बी को आप ऐसे लिख लो, आई बी को आप ऐसे लिख लो आई सी बाय बीटा, बीटा बीटा कितना है 50 को बाद में रख देंगे। वी पी की वैल्यू फिक्स है 0.7 इक्वल टू 0, so 20 minus 200 IC by 50 minus 0.7 इक्वल टू 0। तो यहाँ से IC आ गया, ठीक है। इन सबको उधर ले जाएंगे, मतलब ये 20 माइनस 0.7 19.3 उधर चला गया, इंटू डिवाइड बाई 2 करके ये IC आ गया। इस IC को उठाकर हम यहाँ पुट करेंगे तो इससे हमारे पास VC आ जाएगा। जब VC की वैल्यू एक बार आ जाएगी तो IC आ जाएगा, तो हमारा क्यू पॉइंट आ जाएगा। तो ये आप करके रखना और उसके बेसिस पर आप बता सकते हो कि ट्रांजिस्टर का मोड कौन सा होगा, ठीक है। अब इसके नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाते हैं। इसका नेक्स्ट टॉपिक है सेल्फ वाइजिंग। अब इसको आप थोड़ा ध्यान से समझिए, ये लास्ट टॉपिक ही है हमारा, लेकिन ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉपिक का नाम है सेल्फ वाइजिंग। सेल्फ वाइजिंग, इसको समझने से पहले एक चीज आपको बताता हूँ, उसको बोलते हैं थर्मल रनअवे। थर्मल रनअवे क्या होता है? थर्मल रनअवे वही होता है जो मैंने आपको बताया था कि आईसी हमारा किसके बराबर है, जो मैंने डेरिवेशन की थी, आईसी इक्वल टू बीटा आई बी प्लस 1 प्लस बीटा आई सी ओ। अब मान लो अगर मैंने टेम्परेचर इंक्रीज किया, टी मतलब टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाने से, ये सीक्वेंस वाइज लिख रहा हूँ मैं, रिवर्स सैचुरेशन करंट एकदम बढ़ेगा आईसीओ। रिवर्स सैचुरेशन करंट की वैल्यू बढ़ेगी, आप यहाँ देखो इस इक्वेशन में, तो ये आईसी भी बढ़ जाएगा, तो उससे आईसी भी बढ़ेगा। आईसी अगर बढ़ जाएगा तो आईसी के बढ़ने से हमारा 2 पॉइंट ड्रिफ्ट हो जाएगा, इसे बोलते हैं थर्मल ड्रिफ्ट। मतलब जो आप ये सोच कर बैठे थे कि आपका जो क्यू पॉइंट है उसकी वैल्यू फिक्स है आईसी, जी सर केवीआई में जब करंट रेजिस्टेंस जी क्या क्वेश्चन है बोलो। सर जो पिछले मैंने केवीएल लगाया था, हाँ उसमें जब सेकंड स्टेप में जब करंट इनटू रेजिस्टेंस करते हैं हम, तो करंट तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही शो करा हुआ है, तो नेगेटिव साइन क्यों लिया उसकी अच्छा, डायरेक्शन? वो एक्चुअली क्या है कि एडीसी में जो ये हमारा ईबीसी चल रहा है, इस सब्जेक्ट में जब भी केवीएल लगेगा तो वो इसी तरह से लगेगा। हेलो, जी वही।
हेलो, हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि जो ये हम कुछ चैप्टर पढ़ रहे हैं ये वाला, दिस इज ईडीसी, इसमें जब भी केवीएल लगेगा तो उसका एक खास तरीका होता है केवीएल लगाने का। जैसे मान लो ये पहले भी बताया था मैंने, 20 वोल्ट है, ये 10 ओम का रेजिस्टेंस है, ये एक बैटरी है 2 वोल्ट की, और एक ग्राउंड है। अब करंट यहाँ जा रहा है, ठीक है। इसमें केवीएल ऐसे लगता है कि जहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हो पहले उस वोल्टेज को लिखो, जैसे 20 वोल्ट। फिर आप जब आगे जाओगे तो जितनी वोल्टेज ड्रॉप होगी वो माइनस करनी है, और जितनी वोल्टेज राइज होगी वो प्लस करनी है। जैसे मान लो आप जब करंट के सेम डायरेक्शन में जाते हो तो वो वोल्टेज ड्रॉप होती है, तो इसलिए माइनस करते हैं। तो जैसे मैं इससे आगे बढ़ता हूँ तो यहाँ पर कितनी वोल्टेज ड्रॉप होगी, 10 आई, इसलिए इसको 10 आई को यहाँ से माइनस करेंगे और आगे बढ़ो। यहाँ पर आप प्लस से माइनस जा रहे हो, ये भी ड्रॉप हो रही है वोल्टेज 2 वोल्ट की, तो ये भी माइनस ही करेंगे। -2 ग्राउंड पर आप रुक गए, -0 इक्वल टू 0। तो इस स्टाइल से केवीएल लगाया जाता है पूरे ईडीसी में, चाहे डायोड के सर्किट्स हो चाहे आपके ट्रांजिस्टर के सर्किट्स हो, इसी स्टाइल में लगेगा कि आप एक सर ये पॉइंट वोल्टेज को नेगेटिव क्यों लिया है, 2 वोल्ट को? 2 वोल्ट को नेगेटिव नहीं लिया मैंने, ड्रॉप मैंने कंसिडर किया कि जब मैं ऊपर से नीचे जा रहा हूँ तो ये 2 वोल्ट ड्रॉप हो रहा है, क्योंकि आप प्लस से माइनस आ रहे हो ना नीचे की तरफ, तो ड्रॉप इन ठीक। वोल्टेज इज नेगेटिव। मतलब आप ये समझ लो कि जो ईटी में पढ़ा था आपने उसका उल्टा है ये। ईटी में क्या होता है कि हम करंट के सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो प्लस लेते हैं और इनिशियल साइन लेते हैं, हम्म। इसमें उसका उल्टा है, सेम डायरेक्शन में जाओगे तो माइनस लेना है और फाइनल साइन लेना है, ठीक है। और स्टार्टिंग वोल्टेज में से उन चीज़ों को माइनस करते जाना है। मतलब समझने का तरीका आप ऐसे रखो कि जो वोल्टेज होगी पहले वो लिखो, और आप करंट के सेम डायरेक्शन में जा रहे हो तो उसे माइनस करो, लेकिन अगर करंट के अपोजिट जा रहे होते तो आप प्लस करते। फिर ठीक। बैटरी का फाइनल साइन लो, ठीक है, ये रूल याद रखो। अब मैं आपको आगे पढ़ाना चाहूँगा। इसके आगे हमें ये, मैं आपको बता रहा था कि जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो टेम्परेचर के बढ़ने से आईसीओ की वैल्यू बढ़ेगी, आईसीओ की वैल्यू बढ़ेगी तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग आईसी भी बढ़ेगा, और आईसी के बढ़ने से हमारा जो क्यू पॉइंट था जो हमने सोचा था कि ये फिक्स है वो चेंज हो जाएगा, यानी सर्किट में थर्मल ड्रिफ्ट आ जाएगी, ठीक है। थर्मल ड्रिफ्ट को रोकने के लिए हमें सेल्फ वाइजिंग करनी पड़ती है, हम कुछ ऐसा प्रोविजन करें जिससे कि ये कैंसलेशन हो जाए, मतलब यहाँ पर जितना आईसी बढ़ा है वो हट जाए किसी तरह से। तो उसके लिए सेल्फ बायस सर्किट बनाया जाता है। इसमें करना ये होता है जो भी आपका सर्किट है यहाँ पर एक एमीटर के ऊपर एक रेजिस्टेंस लगा दो, आप बस कुछ नहीं करना, एमीटर पे रेजिस्टेंस लगा दो। जो भी आपका सर्किट है बिल्कुल वैसे ही रखो उसे, उसके सिर्फ आप यहाँ पर एक एमीटर पे रेजिस्टेंस लगा दो बस। एमीटर पे रेजिस्टेंस लगाने से क्या फायदा होगा कि एमीटर के ऊपर जो वोल्टेज ड्रॉप हो रही है वो वी मान लो, और ये बेस की वोल्टेज वी मान लो, तो इनके बीच का जो वोल्टेज डिफरेंस होता है जिसे हम वी कहते हैं वो हो जाएगा वी माइनस वी। तो इसको आप यहाँ लिखो वी इज इक्वल टू हो जाएगा वी माइनस वी, ठीक है। और वी किसके बराबर है, बाय ओम्स लॉ, आई ई इंटू आर ई। अब दोबारा से समझते हैं इसी सीक्वेंस को, यहाँ से दोबारा स्टार्ट करते हैं। टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ने से आईसीओ बढ़ा, आईसीओ बढ़ने से इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग आईसी बढ़ा। अब अगर आईसी बढ़ता है तो उससे याद रखना आईई भी बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि आईई आईसी प्रोपोर्शनल होते हैं। आईई के बढ़ने से इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग वीई भी बढ़ जाएगा, ठीक है। ये वीई, क्योंकि आईई बढ़ेगा तो वीई बढ़ेगा, वीई बढ़ने से वीबीई कम हो जाएगा, क्योंकि ये वीई सब्ट्रैक्ट हो रहा है इसमें से, वीबी में से सब्ट्रैक्ट होने वाली वैल्यू को आप बढ़ाओगे तो वीबीई कम हो जाएगा, वीबीई के कम होने से आईबी कम हो जाएगा, क्योंकि देखो इस ब्रांच में आने वाला करंट आईबी है ना, तो ये वोल्टेज अगर मैं कम कर दूंगा तो यहाँ से आने वाला करंट आईबी भी कम हो जाएगा।
और आईबी और आईसी भी प्रोपोर्शनल होते हैं, तो आईबी अगर कम होगा तो उससे आईसी कम हो जाएगा। यानी कि टेम्परेचर ने जिस आईबी आईसी को बढ़ाया, ये वीई आईई बढ़ने से वीई बढ़ा तो वीबी कम हो गया, तो आईबी कम होने से आईसी वापस कम हो गया। यानी कि जो आईसी पहले बढ़ा था वो आईसी अब कम हो गया। तो एक तरह से कैंसलेशन हो गई, जितना आईसी टेम्परेचर ने बढ़ाया हमारी नेगेटिव फीडबैक ने उस आईसी को वापस रिड्यूस करके कम कर दिया। तो इससे जो ड्रिफ्ट होनी थी हमारी आईसी की, जो पॉइंट शिफ्ट होना था, जो थर्मल ड्रिफ्ट होनी थी, वो रुक गई। सो इस पूरे सर्किट में हम कहेंगे कि जो आरई का क्या रोल है यहाँ पर, आरई का कोई रोल नहीं है। आरई का सिर्फ एक रोल है कि ये सिर्फ ये सेल्फ बाइजिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी कि थर्मल ड्रिफ्ट को रोक रहा है। ठीक है, इसके बाद अब एक सर्किट और रह गया आपका, उसको कहते हैं पोटेंशियल डिवाइडर सेल्फ बाइजिंग। इसी के साथ ही बाइजिंग खत्म हो जाएगी, पोटेंशियल डिवाइडर सेल्फ बाइजिंग। इसके बेसिक बता देता हूँ। इसमें क्या करना होता है कि पहले आप एक वोल्टेज लोगे वीसीसी, उसमें एक रेजिस्टेंस लगेगा आरसी, उसके नीचे एक रेजिस्टेंस लगेगा आरई, ये ग्राउंड। यहाँ पर दो रेजिस्टेंस लगाए जाएंगे, एक R1 और एक R2। ध्यान से देखो, सीरीज में R1 और R2। जब दो रेजिस्टेंसेस सीरीज में होते हैं तो उनके बीच में जो वोल्टेज होती है वो वोल्टेज डिवाइडर रूल से निकलती है। जैसे मैं इसको R1 को वोल्टेज दे रहा हूँ VCC, तो ये सीरीज में, तो इस पॉइंट की जो वोल्टेज होगी बाय वोल्टेज डिवाइडर रूल, चलो इसे VB मान लेते हैं, वो ये होगी R2 बाय R1 प्लस R2 VCC। इसे हम बोलते हैं वोल्टेज डिवाइडर रूल, ये आप याद रखना, या पोटेंशियल डिवाइडर रूल भी कहते हैं। वोल्टेज डिवाइडर या पोटेंशियल डिवाइडर रूल, उसके अकॉर्डिंग ये वोल्टेज आ गई। ये वोल्टेज उठाकर आप इसके बेस से कनेक्ट कर दो बस, तो ये बन गया आपका पोटेंशियल डिवाइडर सेल्फ बायस सर्किट। सेल्फ बायस क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आरई कनेक्टेड है। अब ये न्यूमेरिकल में भी आ सकता है ये वाला सर्किट, ये वैसे ही थ्योरी में भी आ सकता है। तो इसमें करना क्या होगा, आपको वही तीन चीजें निकालनी होंगी, एक डीसी लोड लाइन, दूसरा एसी लोड लाइन, तीसरा इसका थर्मल स्टेबिलिटी फैक्टर, और चौथा इसका कोई न्यूमेरिकल जैसे कि पॉइंट निकालना। तो उसका भी आपको मैं गाइड कर देता हूँ आपको कि वो कैसे करेंगे। उसके लिए आपको करना क्या है कि आप सबसे पहले इसे सिंप्लीफाई करो, इस सर्किट को। इस सर्किट को सिंप्लीफाई करने का रूल समझ लो पहले आप। एक पॉइंट यहाँ लेट कर लो ए, एक पॉइंट यहाँ लेट कर लो बी, इनके बीच में ए और बी के बीच में जो इक्विवेलेंट वोल्टेज है वो लेट कर लो VTH, और इनके बीच का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो मान लो RTH। ठीक है, ए और बी के बीच की जो वोल्टेज है, बी तो ग्राउंड है, ए ये है, बी की हमने निकाला हुआ है, तो ए और बी के बीच की वोल्टेज यही हो गई। तो VTH आपके पास सीधा सीधा आ गया यही R2 बाय R1 प्लस R2 इंटू VCC। और RTH आप याद रखो, ये मैं समझाऊंगा जरूर आपको, लेकिन आप याद रखो पॉइंट ए से अगर आप देखो तो एक वायर ऊपर जा रही है। अगर पॉइंट ए से देखना चालू करो, एक वायर ऊपर जा रही है और एक वायर नीचे जा रही है। मतलब आप अपने मन में ऐसे सोचो कि एक पॉइंट ए है, यहाँ से एक वायर ऊपर जा रही है, उसका रेजिस्टेंस R1 है, और एक वायर नीचे जा रही है, उसका रेजिस्टेंस R2 है। और जब भी हम थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालते हैं तो वोल्टेजेस शॉर्ट करनी पड़ती है। तो जैसे सपोज ये VCC शॉर्ट हो गया, तो शॉर्ट होने की वजह से ये VCC ग्राउंड हो गया और ये नीचे भी ग्राउंड है, तो ये दोनों ही ग्राउंड में जा रही है।
तो ये दोनों किस में हुए फिर? तो ये बुक में नहीं समझाया हुआ, लेकिन आप इसको आप या तो याद ही रख लो या मैंने समझा ही दिया वैसे तो। R1 RTH हमेशा क्या होता है, R1 पैरेलल R2, मतलब कि R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। सो दिस यू हैव टू रिमेंबर कि जो ये पोटेंशियल डिवाइडर सेल्फ बायस सर्किट है, इसमें यहाँ पर VTH RTH की ये वैल्यूज हैं, इनको आप याद रखो सीधा। दिस इज VTH एंड दिस इज RTH। अब इसके बेसिस पर एक इक्विवेलेंट सर्किट इसका मैं बनाता हूँ अगली स्लाइड में। वो ये बनेगा, पहले लिखेंगे VCC, फिर यहाँ पर आएगा RC, फिर ये हमारा ट्रांजिस्टर, यहाँ पर आएगा RE, और यहाँ पर अब एक इक्विवेलेंट सोर्स लगेगा RTH, और एक बैटरी लगेगी VTH। ये ग्राउंड दिखा दो आपको। यहाँ से आने वाला करंट होगा IB, जो करंट यहाँ से जा रहा है वो IC, और इधर जाने वाला करंट IE। ठीक है। अब एक KVL यहाँ से ऊपर से बिल्कुल नीचे तक लगाओ DC लोड लाइन निकालने के लिए, क्योंकि सबसे पहली चीज हमें क्या निकालनी होती है, DC लोड लाइन। तो वो आपके पास आएगा VCC माइनस ICRC, यहाँ ड्रॉप होने वाली वोल्टेज माइनस कर दो VCE, और आगे बढ़ो माइनस IERE, ग्राउंड तक पहुंच गई। देखो ये वही KVL लगाया ना मैंने जो भी समझाया था आपको, क्योंकि इसमें सब माइनस हो रहा है, आप सेम डायरेक्शन में जा रहे हो माइनस हो रहा है, ये ड्रॉप हो रहा है ये भी माइनस हो रहा है, मतलब हर ड्रॉपिंग वोल्टेज माइनस हो रही है। VCC माइनस ICRC माइनस VCE, IE की जगह आ गया IC प्लस IB इंटू RE इक्वल टू 0। IB की जगह आप लिखोगे IC बाय बीटा, क्योंकि IB को हम ऐसे लिख सकते हैं, और इन सब में से IC कॉमन आ रहा है, इसको कर ले जाओ VCC माइनस VCE, IC कॉमन ले, तो 1 प्लस 1 बाय बीटा टाइम्स RE टाइम प्लस RC। इन दोनों ब्रैकेट्स को इसके नीचे शिफ्ट करो, तो मैं सीधा लिखता हूँ माइनस VCE के नीचे ये पूरी गंदी वाली ब्रैकेट आ जाएगी यहाँ पर, RC प्लस RE इंटू 1 प्लस 1 बाय बीटा प्लस VCC अपॉन RC प्लस RE 1 प्लस 1 बाय। So this will give me the equation of DC load line। ये y इज इक्वल टू mx प्लस c, ये पूरा c है, और ये y ये x है, y इज इक्वल टू mx, ये m। तो अब मैं नोट्स आपको सेंड कर रहा हूँ, एक बार आप नोट्स में से, वैसे तो मैंने भेजे ही हुए हैं, उसको अब आपको गो थ्रू करोगे तो देन यू विल कम टू नो कि कैसे इसमें DC लोड लाइन के बाद AC लोड लाइन में करना क्या होता है। AC लोड लाइन में RC को RC डैश से रिप्लेस कर दो, बताया था ना। तो बस जहाँ जहाँ पर RC है वहाँ RC डैश लिख दोगे, जैसे यहाँ RC की जगह RC डैश लिख दो, यहाँ भी RC डैश लिख दो, तो ये बन गई AC लोड लाइन। सेकंड पॉइंट हो गया। तीसरा, थर्मल स्टेबिलिटी फैक्टर निकालना है, तो KVL यहाँ लगाना है आपने इधर से, जैसे यहाँ से चलना स्टार्ट करो आप, जैसे आप पहले लिखोगे VTH, थर्मल स्टेबिलिटी फैक्टर के लिए बता रहा हूँ, VTH माइनस IB RTH, ठीक है, माइनस IB RTH। फिर ये वाली जो ड्रॉपिंग वोल्टेज है ये VB माइनस VB, और फिर यहाँ पर ड्रॉपिंग वोल्टेज है माइनस IERE, ठीक है, ये ग्राउंड तक पहुँच गया, अब इक्वल टू 0। यार लूप कंप्लीट हो गई तब भी आप इक्वल टू 0 लिखोगे। फिर इस IE को वापस वही लिखोगे जो यहाँ लिखा था IC प्लस IB, और फिर डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड आप करोगे विद रिस्पेक्ट टू IC, तो वो DIB बाई DIC जो आपके पास आएगा डिफरेंशिएट करके, उसको आप थर्मल स्टेबिलिटी के फॉर्मूले के अंदर पुट कर देना, जैसे पिछले टॉपिक में समझाया था, 1 प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस बीटा DIB बाई DIC।
तो उससे इसका थर्मल स्टेबिलिटी फैक्टर भी आपके पास आ जाएगा। तो ये क्लास फिर मैं अभी यहीं खत्म कर रहा हूँ। ये बाइजिंग वाला चैप्टर आपका मैंने पूरा करवा दिया। सर इसमें क्वेश्चन में कैसा न्यूमेरिकल आता है, डेरिवेशन या न्यूमेरिकल? इसमें देखो ये जो टॉपिक है ये वाला जो ये हम कर रहे हैं, दिस इज पोटेंशियल डिवाइडर, इसमें न्यूमेरिकल आएगा तो उसमें यही होगा कि आप बताओ उसमें मोड ऑफ ऑपरेशन क्या है, ट्रांजिस्टर का फ्यू पॉइंट निकालने का करना, उसमें भी यही होगा, आपको केवीएल लगाना है बेस साइड में और पेपर एक्सटेंड होंगे। पेपर का अभी कुछ कह नहीं सकते, लेकिन अपना कोर्स तो खत्म करके रखो ना। ये है तो जो भी डिसीजन आएगा वो आप, हो सकता है कोई ऐसा डिसीजन आ जाए फिर आपके पास टाइम भी ना हो पढ़ने का, इसलिए पहले कोर्स खत्म करके रखो अभी। लेकिन एग्जाम की कोई डेट पता नहीं है। ठीक है, तो मैं यही कह रहा हूँ कि न्यूमेरिकल अगर आएगा तो भी ऐसे करना यही है आपको। पहले ये जो ये सर्किट है सिंप्लीफाइड सर्किट ये बनाना, बीटीएच वाला पार्ट दोबारा बताना। हाँ वो भी इसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास होगी, वो मैं शेयर कर दूंगा आपसे, वो आप दोबारा सुन लेना चाहिए। ठीक है, तो उसमें वीटीएच आरटीएच निकाल के आपको ये वीटीएच आरटीएच निकालकर आपको यही सेम केवीएल एक बार बेस साइड से एक बार कलेक्टर साइड से लिखकर उन इक्वेशन से ही क्यू पॉइंट फाइंड करना है, आईसी बीसी की वैल्यू निकालनी है और न्यूमेरिकल सॉल्व करना है।